भारतीय राजनीति के 10 ऐसे नेता जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की जिसका मलाल उनको अपनी पूरी जिंदगी भर रहा। नंबर 10 पर आते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी। साल 2013 में दिल्ली की राजनीति में एक नया लड़का आया जिसने शीला दीक्षित जी की तगड़ी सरकार को उखाड़ फेंका। जनता ने भरपूर प्यार दिया और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सिर्फ 49 दिनों के बाद जोश में होश खोने का एक ऐसा लाइव एग्जाम्पल दिखा जिसने सबको हैरान करके रख दिया। जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी ने आओ देखा न ताओ सीधे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोचा था कि इस त्यागी वाली इमेज के दम पर वो 2014 के लोकसभा चुनाव में सीधे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। दिल्ली की जनता को लगा कि भाई साहब तो जिम्मेदारी छोड़कर भाग रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। अरविंद केजरीवाल जी को खुद इस गलती का इतना मलाल हुआ कि उन्हें बाद में दिल्ली की गलियों में हाथ जोड़कर जनता से माफी तक मांगनी पड़ी कि भाई दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। राजनीति में कभी कभी ज्यादा होशियारी ही इंसान की लुटिया डुबो देती है। अब दिल्ली के इस यू टर्न से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन नंबर 9 पर जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने इसी सपने के चक्कर में अपनी जीती जिताई बाजी खुद अपने हाथों से पलट दी। नंबर 9 पर आते हैं मराठा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार जी। साल 1999 की बात है। कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शरद पवार जी के मन में दिल्ली का सुल्तान बनने की इच्छा कुलाचे मार रही थी। उन्होंने पीए संगमा जी और तारिक अनवर जी के साथ मिलकर सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा दिया। शरद पवार जी को लगा कि देश की जनता इस मुद्दे पर उनके पीछे खड़ी हो जाएगी और वो कांग्रेस को तोड़कर खुद किंग बन जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बना ली। लेकिन राजनीति के पिच पर गुगली फेंकने वाले शरद पवार जी खुद क्लीन बोल्ड हो गए। देश की जनता ने विदेशी मूल के मुद्दे को भाव ही नहीं दिया। मजे की बात देखिए, जिस सोनिया गांधी जी के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उन्हें उसी कांग्रेस के पैरों में गिरना पड़ा और गठबंधन करना पड़ा। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। इस एक जल्दबाजी वाले फैसले ने शरद पवार जी के करियर पर ऐसा ब्रेक लगाया कि वो आज तक चाहकर भी भारत के पीएम नहीं बन पाए। उनका यह मलाल आज भी उनके बयानों में छलक जाता है। एक तरफ तो पार्टी छोड़कर नया घर बसाने की गलती थी, लेकिन नंबर 8 पर कांग्रेस के एक ऐसे राजकुमार हैं जिन्होंने अपनी ही सरकार के फैसले को सरेआम चौराहे पर नीलाम कर दिया था। वो विजुअल आज भी उनके विरोधी ढोल बजाकर दिखाते हैं। नंबर 8 पर आते हैं राहुल गांधी जी। साल 2013 का वो दौर याद कीजिए जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी। सरकार एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लेकर आई थी जिसका मकसद था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदलना जो दागी और सजायाफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकता था। पूरी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी थी, लेकिन तभी एंट्री होती है राहुल गांधी जी की। वो दिल्ली के प्रेस क्लब में चल रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक पहुंच जाते हैं। वहाँ कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन जी इस अध्यादेश की तारीफों के पुल बांध रहे थे। राहुल गांधी जी ने माइक संभाला और सीधे बोल दिया कि यह अध्यादेश पूरी तरह से बकवास है और इसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उन्होंने ऑन कैमरा उस कागज को फाड़ भी दिया। राहुल गांधी जी ने सोचा होगा कि इस एंग्री यंग मैन वाले अंदाज से देश की युवा जनता उनके नाम के नारे लगाएगी, लेकिन दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। इस बचकाने कदम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बची कुछ इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। पूरे देश में यह मैसेज गया कि सरकार तो कोई और ही चला रहा है और पीएम सिर्फ एक कठपुतली है। विपक्ष को बैठे बैठाए थाली में सजाकर ऐसा मुद्दा मिल गया कि 2014 में कांग्रेस सीधे 44 सीटों पर सिमट गई। अपनी ही सरकार की पीठ में छुरा घोंपने का यह मलाल राहुल गांधी जी को आज भी होगा। अपनी ही सरकार की भजियत करने का यह अकेला किस्सा नहीं है। नंबर 7 पर इतिहास की एक ऐसी जोड़ी है जिसने देश को तो कांग्रेस से मुक्ति दिला दी थी, पर अपने आपसी घमंड के चक्कर में एक सोने जैसा मौका मिट्टी में मिला दिया। नंबर 7 पर आते हैं मोरारजी देसाई जी और चौधरी चरण सिंह जी। साल 1977 में जब देश से आपातकाल हटा तो जनता ने इंदिरा गांधी जी को सत्ता से बेदखल कर दिया। जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला और मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री बने। देश की जनता खुश थी कि अब नया सवेरा होगा, लेकिन इन दोनों बड़े नेताओं के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक म्यान में दो तलवारें भला कैसे रह सकती हैं। मोरारजी देसाई जी अपनी जिद पर अड़े थे और चौधरी चरण सिंह जी को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए थी। दोनों नेताओं का आपसी अहंकार इस कदर बढ़ा कि सरकार चलाने की बजाय दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त हो गए।
चौधरी चरण सिंह जी ने बगावत कर दी। मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर गई और फिर इंदिरा गांधी जी के समर्थन से चौधरी चरण सिंह जी पीएम तो बने, लेकिन महज कुछ दिनों के लिए। जनता इस बंदर बांट को देखकर इतनी उब गई कि 1980 के चुनाव में उन्होंने फिर से भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जी को वापस बुला लिया। इन दोनों नेताओं के आपसी घमंड ने गैर कांग्रेसी बांध के पहले सबसे बड़े प्रयोग की ऐसी लुटिया डुबोई कि इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं कर पाया। कुर्सी की लड़ाई में सरकार गिनाना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन नंबर 6 पर एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे टाइम चुप रहे और उनकी इस चुप्पी ने देश की राजनीति में एक ऐसा घाव दे दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। नंबर 6 पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। साल 1992 का वो दौर भारतीय राजनीति का सबसे उथल पुथल वाला समय था। देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के लिए लाखों कारसेवक जुटे थे। केंद्र सरकार के पास खुफिया रिपोर्ट थी, सेना तैयार थी, पर प्रधानमंत्री साहब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। वो उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह जी की सरकार के आश्वासनों पर भरोसा करते रहे और कोई कड़ा फैसला नहीं लिया। जब ढांचा गिराया जा रहा था तब दिल्ली के गलियारों में चर्चा थी कि पीएम साहब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इस निष्क्रियता और चुप्पी का नतीजा यह हुआ कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया। राव जी की इस एक गलती ने कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। उत्तर प्रदेश और बिहार का मुस्लिम वोटर हमेशा के लिए कांग्रेस से छिटक कर क्षेत्रीय पार्टियों के पास चला गया। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही नरसिम्हा राव जी को ऐसा विलेन बनाया गया कि उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के अंदर तक नहीं ले जाने दिया गया। सही समय पर सही फैसला न लेने का मलाल राव जी को उनके आखिरी सांस तक रहा होगा। फैसला न लेना अगर गुनाह है तो जरूरत से ज्यादा हवा में उड़ना भी भारी पड़ जाता है। नंबर 5 पर देश के एक ऐसे चहेते प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता आसमान पर थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ने उनका खेल बिगाड़ दिया। नंबर 5 पर आते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। साल 2003 के आखिर में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत हासिल की थी। चारों तरफ माहौल टाइट था। प्रमोद महाजन जी जैसे बड़े रणनीतिकारों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सलाह दी कि बॉस लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, यानी लोकसभा चुनाव अपने तय समय से 6 महीने पहले ही करा लो। अटल जी पहले तो तैयार नहीं थे, लेकिन पार्टी के दबाव और अति आत्मविश्वास के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। बीजेपी ने एक चमचमाता हुआ कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था इंडिया शाइनिंग, यानी भारत उदय। टीवी से लेकर अखबारों तक सिर्फ शाइनिंग ही शाइनिंग दिख रही थी, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार यह भूल गए कि जमीनी हकीकत कुछ और थी। ग्रामीण भारत और गरीब जनता को इस शाइनिंग से अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि 2004 के चुनाव में जब नतीजे आए तो सबके तोते उड़ गए। शाइनिंग हवा हो गई और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बन गई। अटल जी जैसे महान नेता को सिर्फ अपने सलाहकारों के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सत्ता गंवानी पड़ी। वाजपेयी जी ने बाद में खुद स्वीकारा कि समय से पहले चुनाव कराना और इंडिया शाइनिंग का नारा देना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अटल जी की इस गलती से पूरी बीजेपी हैरान थी, लेकिन नंबर 4 पर उनके ही सबसे पक्के साथी और पार्टी के लौह पुरुष हैं जिन्होंने एक ऐसा सेल्फ गोल किया कि उनका पीएम बनने का सपना हमेशा के लिए दफन हो गया। नंबर 4 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। साल 2005 की बात है। आडवाणी जी पाकिस्तान के दौरे पर गए हुए थे। भारत में उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की थी, जिन्होंने राम रथ यात्रा निकालकर बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। लेकिन पाकिस्तान के कराची में जाकर आडवाणी जी के भीतर का कूटनीतिज्ञ अचानक से जाग गया। वो मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर गए और वहां विजिटर बुक में जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर नेता और कायद ए आजम लिख दिया। उन्होंने सोचा होगा कि इस बयान से उनकी इमेज एक ग्लोबल और उदारवादी नेता की बन जाएगी, जो उन्हें पीएम पद का सर्वमान्य चेहरा बना देगी। लेकिन तीर बिल्कुल उल्टा कमान से निकल गया। जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी का कोर वोटर भड़क गया। जिसे जिन्ना को भारत के विभाजन का विलेन माना जाता था, उसे आडवाणी जी सेक्युलर बता रहे थे। पार्टी के भीतर ऐसा भूचाल आया कि आडवाणी जी को अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा। उनकी जो साख गिरी वो फिर कभी वापस नहीं आ पाई। इस एक डायरी नोट ने उनके पूरे जीवन की तपस्या पर पानी फेर दिया और वो कभी देश के पीएम भी नहीं बन पाए। विचारधारा से भटकने का अंजाम तो आपने देख लिया, लेकिन नंबर 3 पर एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संतुलन बनाने के चक्कर में एक के बाद एक 2 ऐसी बड़ी गलतियां की जिसने देश की राजनीति का पूरा ढर्रा ही बदल दिया। नंबर 3 पर आते हैं राजीव गांधी जी। साल 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ पीएम बने थे।
उनके सामने कोई विपक्ष नाम की चीज ही नहीं थी। लेकिन 1985 में आया शाह बानो केस। सुप्रीम कोर्ट ने एक बूढ़ी मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए गुजारे भत्ते की बात कही। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया। राजीव गांधी जी डर गए और उन्होंने संसद में कानून बदलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इस कदम से हिंदुओं में यह मैसेज गया कि सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। अब राजीव गांधी जी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक और बड़ा दांव खेला। उन्होंने 1986 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए ताकि हिंदू खुश हो सके। इसे कहते हैं 24 जी गए थे 26 जी बनने और दुबे जी बनकर लौटे। दोनों हाथों में लड्डू रखने के चक्कर में राजीव गांधी जी की पूरी थाली ही नीचे गिर गई। ना तो मुस्लिमों के सगे रह पाए और ना ही हिंदुओं के। इस दोहरी गलती ने देश में मंडल और कमंडल की राजनीति को जन्म दिया, जिसने कांग्रेस को ऐसा डेंट मारा कि आज तक पार्टी अपने उस पुराने गौरव को वापस नहीं पा सकी है। राजीव गांधी जी की यह भूल तो घरेलू राजनीति की थी, लेकिन नंबर 2 पर जो नेता हैं उनकी गलती अंतर्राष्ट्रीय लेवल की थी। उन्होंने एक पड़ोसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उस पड़ोसी ने ऐसा धोखा दिया कि उनका दिल ही टूट गया। नंबर 2 पर आते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी वैश्विक नेता बनने की चाहत में पंचशील के सिद्धांतों पर चल रहे थे। भारत और चीन के रिश्तों को मजबूत करने के लिए नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू जी को अपने खुफिया विभागों और सेना के आला अधिकारियों ने बार बार आगाह किया कि चीन तिब्बत में सड़कें बना रहा है और उसकी नीति ठीक नहीं है। लेकिन नेहरू जी को अपनी कूटनीति पर इतना भरोसा था कि उन्होंने हर चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। उन्होंने सेना को आधुनिक हथियार तक नहीं दिए और फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सैनिकों को बिना तैयारी की सीमा पर तैनात कर दिया। साल 1962 में चीन ने अचानक से भारत पर हमला बोल दिया। भारतीय सैनिकों ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन बिना हथियारों और रसद के हम यह युद्ध हार गए। चीन ने भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। इस धोखे ने जवाहरलाल नेहरू जी को अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया था। उनके करीबी बताते हैं कि इस हार का मलाल और गिलानी उनके दिल पर इस कदर हावी हुई कि उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और 2 साल के भीतर ही उनका निधन हो गया। यह आधुनिक भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। नेहरू जी की यह भूल देश की सीमाओं से जुड़ी थी। लेकिन नंबर 1 पर जो गलती है वो देश के नागरिकों के अधिकारों के कत्ल से जुड़ी है। ऐसे भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर लगा वो काला दाग माना जाता है जो कभी नहीं मिट सकता। नंबर 1 पर आती हैं आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी जी। साल 1975 की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का बैन लगा दिया। उनकी कुर्सी खतरे में थी, विपक्ष सड़कों पर था और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन चरम पर था। इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए 25 जून 1975 को आधी रात को देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी। राष्ट्रपति से दस्तखत कराए गए और रातों रात पूरे देश को एक खुली जेल में बदल दिया गया। अटल जी, आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, यानी सरकार की मर्जी के बिना एक शब्द भी नहीं छप सकता था। नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए। इंदिरा गांधी जी ने सोचा था कि इस डर के माहौल में वो हमेशा के लिए अजय हो जाएंगी, लेकिन भारत की जनता के भीतर लोकतंत्र का खून दौड़ता है। साल 1977 में जब उन्होंने चुनाव कराए तो जनता ने उन्हें और उनके बेटे संजय गांधी जी को बुरी तरह हरा दिया। इंदिरा गांधी जी को बाद में इस फैसले का बहुत मलाल हुआ। उन्होंने कई बार माना कि इमरजेंसी लगाना एक बड़ी भूल थी, लेकिन इतिहास के पन्नों पर दर्ज यह गलती आज भी नंबर 1 पर रहने की हकदार है, क्योंकि इसने पूरे देश के लोकतंत्र का गला घोंट दिया था।